The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर मंथ का इसमें नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाली यूपीपीसीएस प्री 2026 और आरओ मेंस और आरओ प्री सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप जो भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पहला है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन। भारत का इसमें 9वां स्थान रहा है। 23 अक्टूबर को बाली में FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये बाली में जारी हुआ है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर पिछले आकलन में 10वें स्थान से सुधार हुआ है। यानी पिछले साल ये 10वें स्थान पर था इंडिया की रैंक, और इस बार 9th है। वार्षिक वृद्धि की बात करें तो भारत वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में 3रे स्थान पर है। एग्रो फॉरेस्ट्री 91 देशों में 55.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि में भारत और इंडोनेशिया मिलाकर 70% हिस्सेदारी रखते हैं। केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। वैश्विक परिदृश्य के बारे में देखें तो विश्व के वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 4.14 बिलियन हेक्टेयर कुल भूमि का लगभग 1/3 है। ये वनोन्मूलन वैश्विक दर में कमी आई है, परंतु अभी भी प्रतिवर्ष 10.9 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो रही है। प्रतिबंध की बात करें तो विश्व के आधे से अधिक वन दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के तहत और लगभग 20% संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीर्ष देश देखें तो इसमें शीर्ष देशों में सबसे पहले रशिया है, उसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका एंड चाइना है। एंड इंडिया की रैंक क्या है? 9th है। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है इसमें। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? FAO ने। और टॉप पर कौन है? रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चाइना। आपको टॉप पर याद रखना है, रशिया है। उसके बाद है 2035 तक सतत ईंधन उपयोग में 4 गुना वृद्धि का IEA का अनुमान है। ये किसका अनुमान है? ये IEA 2035 तक। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवेज टू 2035 जारी की है। रिपोर्ट किसने जारी की है? IEA ने, जिसमें अनुमान लगाया है कि वर्तमान और घोषित नीतियों व निवेश प्रोत्साहनों के आधार पर 2035 तक वैश्विक सतत ईंधन उपयोग 4 गुना बढ़ सकता है। यह रिपोर्ट ब्राज़ील की COP30 अध्यक्षता से पूर्व प्रकाशित की गई है। तो आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा, एक तो किसने जारी की है और उसके बाद किस ईयर तक 4 गुना वृद्धि हो जाएगी इस सतत ईंधन में, तो 2035 तक। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आपको ईयर याद रखना है और किसने ये अनुमान किसने लगाया ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा मुख्य तथ्य देखें तो ईंधन प्रकार और वर्तमान योगदान। सतत ईंधन में बायोफ्यूल, बायोगैस, लो एमिशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आधारित सिंथेटिक ईंधन शामिल हैं। ये प्रतिदिन 22-25 बैरल तेल मांग घटा रहे हैं। वर्तमान स्थिति देखें तो तरल बायोफ्यूल वैश्विक परिवहन ऊर्जा मांग का 4% पूरा करते हैं। बायोगैस और हाइड्रोजन अभी प्रारंभिक चरण में है। तरल बायोफ्यूल उपयोग का लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस मानकों के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक व पर्यावरण लाभ की बात करें तो व्यापक उपयोग से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश संभव। 2035 तक 20 लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन और विविध आय स्रोत उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करें 2035 तक
सड़क परिवहन की 10%, विमानन की 15% एंड शिपिंग की 35%। ईंधन मांग सतत ईंधनों से पूरी हो सकती है। 2030 के बाद उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में लो एमिशन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा। नेक्स्ट है बारन व पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काले हिरण का पुनर्जीवन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बानरवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके काले हिरणों की संख्या को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। ये वाइल्ड लाइफ आपको याद रखनी है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुनर्वास कार्यक्रम की बात करें 2021 से 26 के 5 वर्षीय कार्यक्रम के तहत काले हिरण को उनके प्राकृतिक पर्यावास में लौटाने की पहल। स्थानांतरण की बात करें तो कुल 77 काले हिरण स्थानांतरित किए गए 50 राष्ट्रीय उद्यान से और 27 कनन पेंडारी प्राणी उद्यान से। संख्या पुनर्प्राप्ति की बात करें तो 1970 के दशक में शून्य संख्या के बाद अब बारनवा पारा में लगभग 190 काले हिरण मौजूद हैं। भविष्य विस्तार की बात करें तो इस मॉडल को गोमरधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे अन्य घास पारिस्थितिकी तंत्रों में लागू करने की योजना है। महत्व की बात करें तो यह भारत के वन्यजीव पुनर्वास प्रयासों में दीर्घकालीन सफलता और पारिस्थितिकी संतुलन की दिशा में एक ठोस कदम है। काले हिरण के बारे में हम कुछ जानते हैं। काला हिरण भारत के घास के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक प्राणी है। यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, MP, तमिलनाडु, उड़ीसा, नेपाल में पाया जाता है। वेल्दावार दार ब्लैकबक अभ्यारण्य पॉइंट कैलिमरे तमिलनाडु में और ताल छपार जो राजस्थान में शामिल हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से बाघों का अंतर्राज्यीय पुनर्वास। 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 30वीं बैठक में 1 बाघ और 9 बाघिनों को उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुनर्वास की योजना बनाई है। तो आपको ये स्टेट याद रखने हैं कि कौन से राज्यों में पुनर्वास की योजना बनाई गई है। तो उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मुख्यतः देखें तो पुनर्वास उद्देश्य कम जनसंख्या वाले अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ाना और भारत के वन्यजीव संरक्षण नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। प्रारंभिक तैयारी राज्यों से बाड़ों, शिकार प्रजाति, जल संसाधनों, रेडियो कॉलर और मानव हस्तक्षेप की स्थिति पर विवरण मांगा गया है। अनुमोदन मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्वीकृति के बाद योजना को राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है। स्रोत अभ्यारण्य बाघों को कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा, जहां बाघ जनसंख्या स्थिर और बढ़ती हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर ये भारत सरकार की एक प्रमुख संरक्षण योजना है जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। यह देश भर में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व को कवर करती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का आप ईयर याद रखिएगा, कब स्टार्ट किया गया था? 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट है तप्थान ज्वालामुखी। 7.1 लाख वर्षों बाद सक्रियता के संकेत। दक्षिण ईरान, ये इसमें से बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि ये किस देश में पड़ता है। ये ज्वालामुखी ये दक्षिणी ईरान का है, जो पहले विलुप्त माना जाता था, लेकिन अब पुनः सक्रियता के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कुछ। तो इसमें आप बस इतना याद रखिएगा कि ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान, दक्षिण ईरान में है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी प्रदूषण पर NGT की रिपोर्ट मांग। हिमाचल और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और सिरमौर के उपायुक्त से मारकंडा नदी में प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। यह निर्देश औद्योगिक अपशिष्ट से नदी के प्रदूषित होने की शिकायतों के बाद किया गया है। मुख्य तथ्य NGT के निर्देश हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदी में गिरने वाले नालों की संख्या और स्थिति पर रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ाव और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अनुपालन की स्थिति बतानी होगी।
अपशिष्ट और सीवेज की चिंता। जज ने सभी सीवेज डिस्चार्ज बिंदुओं पर सैंपलिंग का आदेश दिया है। यदि विशिष्ट पाया जाता है तो बोर्डों को कारण बताना और सुधारात्मक उपाय सुझाना होगा। याचिका की पृष्ठभूमि। यह कार्रवाई 2022 में धर्मवीर द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें काला अम्ब की औद्योगिक इकाइयों पर नदी प्रदूषण का आरोप लगाया गया है। मारकंडा नदी के बारे में देखें तो यह नदी घग्गर की सहायक नदी है, जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और स्थानीय कृषि और आजीविका का आधार है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। पर्यावरण और संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु। यह पर्यावरणीय मामलों का एक त्वरित निपटारा करता है और प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना। जनसंख्या में गिरावट का आकलन किया गया है। 15 अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा आप लोग कि किस ईयर का है ये, 1992 के अंतर्गत जारी की गई है रिपोर्ट। हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई है, 2017 की तुलना में 25% कम है। डीएनए आधारित तकनीक। बाघों की गणना में उपयुक्त मार्क रिकैप्चर पद्धति के माध्यम से 4065 हाथियों की डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई है। डेटा संग्रह देखें तो 1,88,030 ट्रेल्स पर 6.66 लाख किलोमीटर दूरी तय की गई है। 3.19 लाख मल प्लांट्स की जांच और 21,056 प्रतिदर्श एकत्र किए गए हैं। क्षेत्रीय वितरण की बात करें तो कर्नाटक में 6,013, असम में 4,159, तमिलनाडु में 3,136, केरल में 2,077, उत्तराखंड में 1,792, उड़ीसा में 912। क्षेत्रीय गिरावट की बात करें तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटक में है। क्षेत्रीय गिरावट, सबसे ज़्यादा गिरावट पश्चिमी घाट में हुई है, उसके बाद उत्तर पूर्व में, फिर मध्य भारत में। संघर्ष और खतरे की बात करें तो मध्य भारत में हाथियों की संख्या 10% से कम, लेकिन 45% मानव मूल्य इन्हीं क्षेत्रों में आवास विखंडन और हाथी संघर्ष से प्रमुख कारण रहा है। नेक्स्ट है लेसर फ्लोरिकन की आबादी में गिरावट। 15 अक्टूबर को भारतीय वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी अध्ययन में पाया गया है कि लेसर फ्लोरिकन की वैश्विक आबादी घटकर केवल 150 से 200 रह गई है, जिसमें प्रजनन काल 2025 के दौरान गुजरात और राजस्थान में केवल 19 नर दर्ज हुए हैं। जनसंख्या गिरावट देखें 1982 में 4,374 व्यक्तियों से घटकर 2025 में केवल 150 से 200 हो गई है। 36 वर्षों में 80% की आबादी अधिक कमी आई है। सर्वेक्षण की बात करें 2017, 18 और 25 के सर्वेक्षणों ने लगातार गिरावट की पुष्टि की है। भौगोलिक वितरण। प्रजनन आबादी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। शीतकालीन प्रवास महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक है। प्रवास पैटर्न की बात करें तो टेलीमेट्री अध्ययन से पता चला है कि ये पक्षी अजमेर से दक्कन क्षेत्रों तक लगभग 150 किलोमीटर प्रवास करते हैं। प्रतिदिन 20 से 27 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। संरक्षण प्रयास देखें तो अजमेर में बंदी प्रजनन केंद्र 3,000 छात्रों और 2,500 ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। WII ने प्रजनन प्रोटोकॉल और दीर्घकालीन रणनीतियों पर कार्य शुरू किया है। लेसर फ्लोरिकन की बात करें तो यह भारत में पाई जाने वाली 3 स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है। IUCN में लुप्तप्राय में श्रेणी में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची 1 में इसे रखा गया है और साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 2 में रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के 3 बंदरगाह बने ग्रीन हाइड्रोजन हब। 3 बंदरगाह कौन से हैं? गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु का वीवो चिदम्बरम और उड़ीसा का पारादीप। ये तीनों बंदरगाह के नेम आप याद रखिएगा विद स्टेट कि कौन सा बंदरगाह किस स्टेट में है। मुख्यतः देखें तो मिशन उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना चाहता है। चयन का कारण, ये पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारी उद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं। इकोसिस्टम विकास, उत्पादन, स्टोरेज, सप्लाई और निर्यात का एकीकृत ढांचा। हाइड्रोजन वैली क्लस्टर मॉडल के तहत उद्योग, अनुसंधान, सहयोग, निवेश आकर्षण और तकनीकी नवाचार। तकनीकी पहल देखें, दीनदयाल पोर्ट पर जुलाई 2025 में देश का पहला 1 मेगावाट पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है, जो मुख्यतः मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक से संचालित है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो भारत सरकार ने 2023 में इस मिशन को स्टार्ट किया था। तो आप ये याद रखिएगा कब स्टार्ट किया गया, 2023 तक, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। CREA रिपोर्ट में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर। ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडो गैंगटिक मैदान के शहरों की PM 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया है। वाराणसी की बात करें तो इसमें वाराणसी 17 शहरों में सबसे कम PM 2.5 सांद्रता के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। सिलीगुड़ी और प्रयागराज दोनों शहर समान रैंक पर एक दूसरे के स्थान पर हैं। सबसे पहले वाराणसी है, उसके बाद सिलीगुड़ी और प्रयागराज का स्थान है, तीसरे पे कोलकाता का है। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में है। उच्च मानव गतिविधियां और प्रतिकूल मौसमी पारिस्थितिकी के कारण। राष्ट्रीय से देखें, करवार सबसे स्वच्छ शहर है, जो कर्नाटक में है। नंदेसरी गुजरात में सबसे निम्न स्तर दर्ज किया गया है। दिल्ली 28वें स्थान पर है। वायु प्रदूषण और PM 2.5। वायु प्रदूषण में ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि, रेडियोधर्मी तत्वों की हानिकारक सांद्रता शामिल है। इनमें से कणीय पदार्थ सबसे खतरनाक माने जाते हैं। कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है घड़ियाल ग्रीन स्टेटस असेसमेंट, IUCN द्वारा ये वैश्विक पहली रिपोर्ट है IUCN की। 8 अक्टूबर को IUCN ने घड़ियाल की पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसे गंभीर रूप से छीड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान स्थिति देखें तो चंबल, जो UP, MP, राजस्थान घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है। यहाँ कई हजार घड़ियाल पाए जाते हैं। प्रजनन स्थल की बात करें तो 1979 में चंबल अभयारण्य वन में घड़ियालों की प्रजनन योग्य संख्या वाला एकमात्र स्थल है। यह गंगा डॉल्फिन और रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल का भी संरक्षण करता है। संख्या आंकड़े की बात करें तो वर्तमान में वन में लगभग 681 वयस्क घड़ियाल, जिसमें 80% चंबल नदी में। WWF इंडिया के अनुसार केवल 0.5% युवा घड़ियाल ही वयस्क अवस्था में तक पहुँचते हैं। ऐतिहासिक हार्स देखें तो 1970 के दशक तक यह प्रजाति अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के 98% हिस्से से विलुप्त हो चुकी है। प्रमुख कारणों में बालू खनन, शिकार, अंडों का संग्रह, बांध निर्माण शामिल हैं। मूल्यांकन प्रणाली IUCN ग्रीन स्टेटस पारंपरिक रेड लिस्ट से यह भिन्न है। यह विलुप्ति जोखिम के बजाय पारिस्थितिकी पुनर्प्राप्ति की दिशा में प्रगति का आकलन करता है। तो ये रहा क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर मंथ का आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थे उसे इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।